बता दूं कि जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं, चाहे वो आपका केवीएस का एग्जाम केंद्रीय विद्यालय का हो, या फिर नवोदय विद्यालय समिति का हो एनवीएस का, फिर आपका डीएसएसबी का दिल्ली का एग्जाम हो, एमपी टेट मध्य प्रदेश का हो, यूपीएससी है, एसएससी है, सीडीएस है, एनडीए है, या फिर सीटेट का टीचर डिलीवरी टेस्ट हो, एसटेट का हरियाणा का हो, राजस्थान रीट का हो, या फिर किसी अदर स्टेट का टेट हो, इस सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए आप लोगों को स्टडी मटेरियल बाई कोरियर घर पहुंचाया जाता है। स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं 8447410108 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप लोग अपना ऑर्डर मंगवा सकते हैं। उसी के साथ सबसे पहले पृथ्वी का मात्र प्राकृतिक उपग्रह बताना है। एकमात्र पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो दोस्तों चंद्रमा है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह के अंदर एक ही उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा के रूप से जानते हैं। हालांकि जो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आमतौर पर आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद होंगे, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखने की कोशिश करते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों शिक्षक दिवस भारत के अंदर 5 सितंबर को मनाया जाता है, और दुनिया के लिए टीचर डे जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर याद ना रहे तो एक चीज देखना, इंडिया का टीचर डे 5 सितंबर और वर्ल्ड का 5 अक्टूबर। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पहले हम अपना मनाएंगे फिर दुनिया का मनाएंगे, यानी 5 सितंबर हमारा और 5 अक्टूबर आपका इंटरनेशनल हो जाएगा। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? दोस्तों जापान पर परमाणु बम 1945 के अंदर 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराया गया था। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर। ये परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराए गए थे। 6 अगस्त वाला यूएसए के नाम डेडिकेट था और 9 अगस्त वाला उन्होंने इंग्लैंड को डेडिकेट किया था। पहले एक बम गिराया गया था, एक बम का नाम इसमें लिटिल बॉय था और दूसरे का नाम इसमें फैटमैन था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी के ऊपर है, जो एशिया का सबसे ऊंचा डैम माना जाता है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अगला। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, या भारत के राष्ट्रीय पुष्प के बारे में बताना है। कमल इसमें आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी से संबंधित है दोस्तों, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था या हॉकी का धनराज भी कहा जाता था। यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? दोस्तों यूएनओ की सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य हैं, जिनमें 5 सदस्य स्थायी हैं जिन्हें हम लोग वीटो पावर कंट्रीज कहते हैं, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया और चाइना है। 10 कंट्री इसमें टेम्परेरी यानी अस्थायी हैं। अस्थायी सदस्य बनने वाला, सबसे ज्यादा बार सदस्य बनने वाला भारत है, जिसने 7 बार स्थान को प्राप्त किया है। उसके बाद क्वेश्चन है, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? जो फेमस स्थान है देखेंगे तो हड़प्पा इसके अंदर सबसे मेन आता है। उसी के साथ क्वेश्चन अगला हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? किस डायनेस्टी के दौरान इस कर का जिक्र हुआ करता था? दोस्तों चौथ नाम का जो टैक्स होता था वो मराठों के द्वारा लिया जाता था। मराठा साम्राज्य के दौरान ये शब्द आपको देखने को मिलता था। उसके बाद क्वेश्चन वही है जिसकी हम शुरुआत में चर्चा कर रहे थे। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? दोस्तों गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका निभाने वाले जो कलाकार थे, जो मेन अभिनेता थे, उनका नाम था बेन किंग्सले। बेन किंग्सले ने इस भूमिका को निभाया था। गांधी फिल्म भारत की तरफ से ऑस्कर में गई थी। हालांकि ऑस्कर में जो ये मूवी गई थी, ये एक्टिंग की वजह से नहीं बल्कि डिजाइनिंग, ड्रेस डिजाइनिंग के मामले में ये ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाली भारतीय मूवी बनी थी। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? मुगल बादशाह अशिक्षित यानी पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ मुगल बादशाह कौन सा था? दोस्तों ध्यान रहे, मुगलों की शुरुआत बाबर से शुरू हुई और बहादुर शाह जफर तक गए। 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया तो भारत के अंदर मुगल डायनेस्टी का जन्म हुआ। बाबर से शुरू होकर के 1857 की क्रांति में भारत का नेता बहादुर शाह जफर, वहां तक मुगल डायनेस्टी चली। लेकिन जो मेन रूप से जो ताकतवर मुगल डायनेस्टी है उसमें हम बाबर को, हुमायूं को, अकबर को,
जहांगीर को, शाहजहां को और औरंगजेब तक को गिनते हैं। तो इन सभी के अंदर अगर अनपढ़ मानते हैं या पढ़ा लिखा नहीं था मुगलों में, तो उसका नाम अकबर था। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, अशिक्षित था, ये सभी जानते हैं। बट उसके दरबार में जो नौनो रत्न हुआ करते थे, वो उसके लिए लिखने का काम ही किया करते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? अमृतसर शहर भारत के अंदर सिखों के लिए सबसे ज्यादा पूजनीय स्थान, पूरे देश के सभी धर्मों के लिए एक ऐसी जगह जहां इंसान को जाना चाहिए, चाहे गोल्डन टेम्पल हो, चाहे जलियांवाला बाग हो, चाहे बाघा बॉर्डर जैसी जगह हो। ये वो जगह है जो देश के लिए धार्मिक रूप में भी, आध्यात्मिक रूप से भी और बलिदान के रूप में भी फेमस माना जाता है। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी, जो सिखों के गुरु हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? गदर पार्टी की स्थापना, दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की थी। 1913 ईस्वी में अमेरिका के एक शहर सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। और इस पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था विदेशों से उन भारतीयों से या विदेशियों से चंदा इकट्ठा करना जो भारत की आजादी के लिए दिल में तमन्नाएं रखते हैं, और उस चंदे के पैसे इकट्ठा जो किया गया है, उस चंदे से, उस डोनेशन से भारतीय क्रांतिकारियों की मदद करना। तो ये देश की आजादी के लिए एक विदेशी भूमि पर बनाया गया एक संगठन था, और इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल जी। लाला हरदयाल जी इसके संस्थापक थे, और एक व्यक्ति और इसके साथ जुड़ा हुआ था उस समय, जिनका नाम था सोवन सिंह बकना। दोनों को ही इसका मेन व्यक्ति माना जाता था। हालांकि सैकड़ों लोग और जुड़े इसके साथ, और चाहे अमेरिका हो, चाहे दुनिया के दूसरे देश हो, हर जगह से पैसा इकट्ठा किया गया और भारतीय क्रांतिकारियों की मदद की गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? अगर सिख आप हैं या सिखों के रीति रिवाजों में रुचि रखते हैं, गुरुद्वारे में जाने का कभी आपको सौभाग्य मिला है, तो मेरे हिसाब से लंगर की प्रथा से आप अच्छा जानते होंगे, क्योंकि हर धर्म के अंदर अपनी अपनी प्रथाएं होती हैं। और मैं सिख धर्म को बहुत ज्यादा मान सम्मान इसलिए देता हूं, क्योंकि हमने देखा है अलग अलग धर्मों के अंदर जब हम जाते हैं तो हर जगह रिस्पेक्ट जरूर मिलती है, लेकिन सिखों के अंदर चाहे जूता घर की प्रथाएं हों, चाहे लंगर की प्रथाएं हों, ये वो प्रथाएं हैं जो इस धर्म को सबसे ज्यादा गौरव प्रदान करती है बाकियों से। और लंगर प्रथा की शुरुआत सिखों के अंदर दोस्तों करने वाला था गुरु अंगद। गुरु अंगद सिखों का दूसरा गुरु था। पहला गुरु गुरु नानक देव जी था, जिन्होंने सिखों के एक प्रकार से संप्रदाय को शुरुआत किया था। और सिखों के जो पहले गुरु थे गुरु नानक देव, उसके जो शिष्य बने वो गुरु अंगद थे। गुरु नानक देव ने अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी ना बना करके गुरु अंगद को बनाया था, जो उनका एक शिष्य हुआ करता था। ठीक है, और गुरु अंगद का कई बार दूसरा नाम पूछ लेते हैं, अंगद का दूसरा नाम लहणा भी हुआ करता था। तो उन्होंने लंगर प्रथा की शुरुआत की। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों हमारे देश के अंदर हम वेदों और पुराणों के ऊपर, उपनिषदों के ऊपर चलते हैं, तो भारत के अंदर 4 वेदों का वर्णन मिलता है, चाहे सामवेद हो, चाहे यजुर्वेद हो, चाहे अथर्ववेद हो, चाहे ऋग्वेद हो। लेकिन सबसे पुराने वेद की जहां तक बात है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद माना जाता है, जिसका रचना का कार्यकाल 1500 बीसी से 1000 बीसी तक उसका कार्यकाल मानते हैं। और 1000 से लेकर के 600 बीसी तक बाकी तीनों वेदों का टाइमिंग मिलता है, चाहे वो सामवेद हो, चाहे वो अथर्ववेद हो, और चाहे वो यजुर्वेद हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखने की कोशिश करें कि सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित की थी। इससे पहले आपको ये याद करना पड़ेगा कि दौलताबाद शहर की स्थापना किसने की थी? जिस व्यक्ति ने दौलताबाद शहर बसाया, उसी ने अपनी राजधानी वहां ट्रांसफर की होगी। ये तो 99% तो सेलेक्ट हो ही जाता है। तो दौलताबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तुगलकों के अंदर एक राजा हुआ करता था, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दौलताबाद के अंदर स्थापित कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुई थी। 1951 में 1951 से लेकर 1956 तक का जो कार्यकाल है, वो पहली पंचवर्षीय योजना का है। भारत के अंदर 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 2017 तक 12वीं का कार्यकाल माना जाता था। क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा रक्त समूह सरोदाता कहलाता है? सबको ब्लड कौन सा सरोदाता यानी सरोदाता सबको ब्लड कौन से खून वाला व्यक्ति दे सकता है? कौन सा ब्लड ग्रुप सभी को अपने ब्लड को दान कर सकता है या दे सकता है? आपका आंसर रहेगा ओ ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में दोस्तों 206 हड्डियां होती हैं। ये हम स्कूली टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? आंसर इसका है डी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका लॉजिक क्या है। दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हम शुरू से इस चीज को पढ़ रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है। हम सबको पता है कि आंसर डी होता है, लेकिन इसका फैक्ट आप लोगों को जानना जरूरी होता है। पहली बात तो ये है कि सूर्य के प्रकाश में कोई विटामिन नहीं होता है। अगर सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता तो ए क्यों नहीं, ए होता तो बी क्यों नहीं, बी हुआ तो सी क्यों नहीं। सूर्य के प्रकाश में कोई विटामिन नहीं होता है। विटामिन हमारे शरीर की स्किन में होता है, त्वचा में होता है, चमड़ी में होता है। और जब सूर्य की किरणें हमारी चमड़ी पर पड़ती हैं तो हमारी चमड़ी के अंदर, हमारी स्किन के अंदर, हमारी त्वचा के अंदर जो तेलीय ग्रंथियां हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, और वही तेलीय ग्रंथियां जो हैं वो विटामिन डी को जनरेट करती हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा लॉजिक है। यहां सूर्य की किरणें हमें विटामिन नहीं देती हैं, बल्कि सूर्य की किरणें हमारी तेलीय ग्रंथियों को एक्टिव करने में सहायक हैं, जिसकी वजह से हमें विटामिन डी मिलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। ये हम शुरू से जनरल साइंस के अंदर इस टॉपिक को पढ़ते हैं। अगला है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ए जी भी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति यानी स्पीड दोस्तों कितनी होती है? तो प्रकाश की स्पीड की बात अगर आप करते हैं तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले बताने वाला व्यक्ति कोपरनिकस था, जिसने अपने आविष्कार किया और इसको एक दुनिया के सामने लेकर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ये क्वेश्चन जो हमने स्क्रीन पे भी लगाया था, आप लोगों को बोला था कि कमेंट कीजिए। आइए देखते कितने बच्चों का कमेंट अच्छा निकला। ह्वेनसांग ने दोस्तों स्टडी किया था नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। दो चीनी यात्रियों का ज्यादा वर्णन मिलता है, एक फाहियान का, एक ह्वेनसांग का। फाहियान आया था, फाहियान पहले आया था, चंद्रगुप्त के समय आया था, और ये व्यक्ति आया था बाद में हर्षवर्धन के समय, जो थानेसर का राजा हुआ करता था। तो और अगर ध्यान ना रहे तो एच से हर्षवर्धन बनता है, एच से ह्वेनसांग बनता है, या है हिंदी में हर्षवर्धन, है इंग्लिश हिंदी में ह्वेनसांग, दोनों में है या एच कॉमन है। तो ये एक किसके समय ही आया होगा? 15 साल तक भारत के अंदर रहा, नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर उसने अध्ययन किया, साउथ इंडिया तक ये घूमने गया, और भारत के ऊपर कई किताबों का इन्होंने ले। जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, चाहे वो आपका केवीएस का एग्जाम केंद्रीय विद्यालय का हो, या फिर नवोदय विद्यालय समिति का हो एनवीएस का, फिर आपका डीएसएसबी का दिल्ली का एग्जाम हो, एमपी टेट मध्य प्रदेश का हो, यूपीएससी है, एसएससी है, सीडीएस है, एनडीए है, या फिर सीटेट का टीचर डिलीवरी टेस्ट हो, एसटेट का हरियाणा का हो, राजस्थान रीट का हो, या फिर किसी अदर स्टेट का टेट हो, इस सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए आप लोगों को स्टडी मटेरियल बाय कोरियर घर पहुंचाया जाता है। स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं, 8447410108 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप लोग अपना ऑर्डर मंगवा सकते हैं। उसी के साथ आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपना नाम और एग्जाम का नाम लेकर लिख करके इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, आपका नंबर सेव कर लिया जाएगा। जितनी भी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए वो आपको मिलती रहेंगी।